ये क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से टेक्निकली समझना। सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 43B क्या चीज होता है? बहुत ही केयरफुली अपन, ये इंपॉर्टेंट, मैं बोल सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, उसका मैं विथ लॉजिक पूरा बताऊंगा, आप लोग को ध्यान से सुन। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43B जो है वो किस लिए लाया गया? कुछ प्रायोरिटी पेमेंट को ऐड करने के लिए। इसमें प्रायोरिटी पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट में जो आपके पीजीबीपी चैप्टर में एक्सपेंसेस का डिडक्शन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है वो एक्रूवल या फिर ड्यू बेसिस पे होता है। इट मींस कि आप कैश में पेमेंट नहीं भी किए हो और कोई सैलरी जैसे ड्यू हो गई, कोई वेजेस ड्यू हो गया, कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया बट पेमेंट नहीं हुआ है, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। यस नो? मिल जाती है। अब यदि डिडक्शन मिल गई तो आपको तो बस खुश हो गए आप, 31 मार्च हुआ, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, डिडक्शन मिल गई, अब उसके पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ एक्सपेंसेस को, जैसे टैक्स पेमेंट हो गया, कुछ प्रायोरिटी, जिन एक्सपेंसेस को प्रायोरिटी में पेमेंट करना है उन एक्सपेंसेस के लिए एक कंडीशन ऐड कर दी कि हम आपको ड्यू बेसिस पे 31 मार्च 25 में जो अपना अकाउंट बनेगा उस पे हम आपके एक्सपेंसेस को अलाउ तभी करेंगे जब आप उसका पेमेंट, एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया है, उस टाइम लिमिट के पहले कर दोगे, तब हम आपको ये ड्यू बेसिस पे अलाउ करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कैश बेसिस कर दिए आपका, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज देयर, यस वी फॉलो इट, बट यदि आप 31 मार्च में इसको ड्यू किए हो, कौन कौन से एक्सपेंस को ये बताऊंगा अभी मैं, और कौन सा टाइम लिमिट है वो बताऊंगा अभी मैं, है ना। 43B क्या कहता है कि इन सारे एक्सपेंसेस को, जिसको हम प्रायोरिटी समझते हैं, प्रायोरिटी पेमेंट को आप यदि 31 मार्च को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पेमेंट नहीं हुआ है उसका, अभी ड्यू बेसिस पे कर दिया आपने, एक्रूवल सिस्टम है, आपने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया और डिडक्शन लेना चाहते हो, तो हम आपको डिडक्शन देंगे बशर्ते एक टाइम लिमिट के अंदर आप उसका पे करो। वो टाइम लिमिट क्या है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट या फिर रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट, विच एवर इज अर्लियर। जैसे नॉर्मल पर्सन को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है जुलाई एंड, तो यदि वो मान लो 2 जुलाई को, 2 जुलाई को पेमेंट रिटर्न फाइल कर रहा है, तो आपको 1 जुलाई तक या फिर रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, मतलब रिटर्न फाइलिंग के पॉइंट ऑफ टाइम तक पहले आप उस अमाउंट को पे करो, एक्सपेंस को, और तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, और तभी रिटर्न फाइल करो आप। और यदि आप रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट मान लो है 30 जुलाई एंड और आप अगस्त में कर रहे हो, तो हम जुलाई एंड तक पेमेंट देखेंगे आपका, अगस्त में पेमेंट करोगे तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। डिडक्शन के लिए टाइम लिमिट क्या है? विच एवर इज अर्लियर, एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग डेट और ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर। उस डेट के अंदर यदि आप क्या करोगे, टाइम लिमिट के अंदर यदि आप पेमेंट करोगे, तब हम आपको 31 मार्च तक जो आप ड्यू बेसिस पे अपने अकाउंट में डेबिट किए उसको अलाउ करेंगे। बात समझ में आई? सेकेंड, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो वाली बात बताऊंगा, और उससे पहले अभी ये भी बता देता हूं कि मान लो नहीं कर पाए पेमेंट तो क्या होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी पेमेंट करोगे नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगा, इस साल हम वापस एड बैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनकम निकालते समय उन एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया है, तो हम आपको क्या करेंगे, हम अपना पीजीबीपी निकालेंगे, जब असेसमेंट करेंगे तो हम उस एक्सपेंसेस को जो उसको आपने डिडक्ट कर दिया है हम ऐड बैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया है, एक्चुअल पेमेंट करो तब हम आपको ड्यू बेसिस पे डिडक्शन देंगे। ड्यू बेसिस पे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 31 मार्च आपने पेमेंट नहीं किया है, तब भी हम डेबिट कर रहे हैं ना। क्यों? ड्यू बेसिस है, एक्रूवल है, मर्केंटाइल है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स मिल रहा है ना, यदि आपका ऑडिट होता है तो सितंबर तक का टाइम मिल रहा है, आप उसका पे करो, और पे करोगे तब हम आपका रिटर्न जो फाइल हो रहा है उसको मानेंगे सही। यदि आप उसका पेमेंट नहीं किए हो और ऑडिटर अगर रिमार्क लिख देता है इसमें, तो उस केस में हम उसको ऐड बैक कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? मतलब क्या क्या सीखे आप? जो पेमेंट प्रायोरिटी है, अब मैं लिस्ट बताऊंगा कौन कौन सी पेमेंट कवरेज में है ना, जो पेमेंट प्रायोरिटी है उसका पेमेंट आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट या फिर रिटर्न फाइलिंग से पहले, एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पे करो।
तब हम ड्यू बेसिस पे अलाउ करेंगे, वरना डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउ करने का मतलब ऐड बैक कर देंगे। ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? सेक्शन 43B। बात समझ में आ गई? अब लास्ट बस एक चीज बची है कि 43B में क्या क्या एक्सपेंस आते हैं। तो फिर बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं, ड्यूटीज, सेस, फीस, ये सब आती है। कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में यदि अपन कर रहे हैं, सुपर एनुवेशन फंड, ग्रेचुइटी फंड है, उसमें आपका ये आता है। बोनस या फिर कमीशन आप यदि पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, बोनस दे रहे हो, तो भैया बोनस बस अनाउंस करके रख देने से नहीं बनता है, पे करो आप, तब हमको मिलेगा आपको बेनिफिट। यदि आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह लिया है किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस केस में उसका इंटरेस्ट जो है वो इसमें कवर होगा। कोई एम्प्लॉयर जो है वो लीव अर्न किया हुआ है, तो अर्नड लीव का जो अमाउंट पे करना है वो भी आपको उस 43B के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उसके लिए भी टाइम लिमिट फिक्स की गई है, मतलब कि MSME बोलते हैं इसको, MSME मीडियम एंड माइक्रो साइज एंटरप्राइज। इसमें जो है उनको यदि पेमेंट करोगे तब भी आपका उस लिमिट के अंदर आप पेमेंट करो, इसमें तो लिमिट बहुत और कम है। तो इस केस में यदि आप पेमेंट नहीं करोगे और चाहोगे कि मैं ड्यू बेसिस पे मुझे अलाउ हो जाए, तो उस केस में आपको अलाउ नहीं होगा। ये क्या है? सेक्शन 43B। बात समझ में आई क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसके क्वेश्चंस बस बनाएंगे अपन, मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं बस वो रटना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए आपको नोट्स भी दूंगा, है ना, और आपको बस वो याद करना पड़ेगा, और जैसे ही क्वेश्चन में आया तो उस केस में आपको हिट करना पड़ेगा कि हाँ ये 43B में कवर हो गया। तो हम इसको क्या नहीं करेंगे, 43 में कवर हो गया तो हम इसका डिडक्शन नहीं देंगे। ये बात समझ में सबको आ रही है क्या कि मैं क्या बोला यहाँ पर? अभी 31 मार्च 25 को मेरा बुक्स क्लोज हो रहा है। मैं इसको ऐसा क्यों नहीं बोल दिया लाइन से डायरेक्टली कि आप कैश पेमेंट करोगे इन पेमेंट का तभी हम डिडक्शन देंगे? ऐसा क्यों नहीं बोल दिया यार? हाँ हाँ, कैश में बोलने का मतलब ये हो जाएगा कि आप पेमेंट 31 मार्च के पहले करो, तब अलाउ करेंगे। तो ये तो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करने का मतलब ही नहीं हुआ, ऐसा बोलेगा एसएससी। तो इसलिए आपको कैश पेमेंट नहीं बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? हम टाइम लिमिट फिक्स किए हुए हैं कि आपने ड्यू बेसिस पे अमाउंट लिख दिया, अच्छी बात है, बट यदि आप, मैं और इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता रहा हूँ ना अभी MSME वाला, यदि आप इस ड्यू बेसिस का मिसयूज करोगे, मिसयूज का मतलब ये हुआ ना कि भाई चलो 2-3 महीने में पेमेंट कर दो यार, पर रिटर्न फाइलिंग हो गया, अभी तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी खर्चों का क्लेम लेके बैठे हुए हो, तो भैया हम नहीं सहने वाले हैं, हम आपका क्या करेंगे, एक्सपेंस को एड बैक कर देंगे। क्लियर हुआ? अब इंपॉर्टेंट चीज समझो कि डिपार्टमेंट अभी क्या किया है। MSME मतलब होता है माइक्रो साइज की, जितने भी छोटे साइज की इंडस्ट्रीज होती है या एंटरप्राइज होती है ना, उन लोगों को क्या बेनिफिट मिला है समझो। मान लो सपोज आपकी फर्म MSME में रजिस्टर्ड है, मैंने आपकी फर्म से परचेज किया, उस परचेज का डिडक्शन मुझे मिलेगा ना, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलेगा ना। मैंने आपको अभी पेमेंट नहीं किया, तो आप मेरी बुक्स में किस नाम से दिखोगी? समझ में ही नहीं आता है आपको क्या? हाँ, किस नाम से दिखोगे? क्रेडिटर दिखोगे। समझ में आ रहा है? क्रेडिटर। मेरी बुक्स में मैं परचेज किया हूं इनसे, तो मैं इनका नाम क्रेडिटर के रूप में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? क्रेडिटर के रूप में लिख दिया। अब उसके बाद पेमेंट ही नहीं कर रहा हूं इनको, क्योंकि मुझे तो अलाउ हो गया ना परचेज, परचेज डेबिट किया, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया, अलाउ हो गया, मेरे को क्या करना, पेमेंट ही नहीं कर रहा हूं इनका। तो ऐसे केस में इन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई अब, और ये बोल रही है कि आपके जो भी क्रेडिटर्स MSME में यदि रजिस्टर्ड हैं, यू विल हैव टू पे विदिन 15 days ओनली। और यदि उनकी कंसेंट है, यदि मैं नहीं करूंगा पे तो वापस एड बैक हो जाएगा, यदि आपकी कंसेंट है कि चलो ठीक है भाई 15 दिन नहीं थोड़ा ज्यादा भी दोगे तो चलेगा मेरे को, तो एग्रीमेंट करूंगा कि आपका राजीनामा है कि मैं 15 दिन के बाद भी पेमेंट करूंगा, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो 30 days और खींच सकता हूं, मतलब 45 दिन के अंदर तो पे करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? 45 days के अंदर बाद तो पेमेंट आप भी चाहोगी और आप भी अलाउ करोगी ना, तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? MSME वालों को इतना ज्यादा फेवर किया गया है डिपार्टमेंट। क्यों? उसका रीजन है, बहुत से ऐसे डेटर्स की लिस्ट है जो नॉन मूविंग टाइप के होती है। हम लोग तो प्रैक्टिकल में रोज फील करते हैं ना इस चीज को, कि जो भी एसएससी हैं वो अपना जब डेटर की लिस्ट दिखाते हैं, क्रेडिटर की लिस्ट दिखाते हैं,
बहुत नेवर एंडिंग लिस्ट हो जाती है, मतलब इतने बड़े बड़े लोग और इतना ज़्यादा अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जबकि एक्चुअल में वो लोग अपना हिसाब किताब निपटा चुके होते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में बस दिखता रहता है। तो उस केस में उसको रोकने के लिए आपके डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट को फेयर बनाने के लिए ये प्रोविजन लाया है कि भैया एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड करो अपने आप को, ताकि आपका पेमेंट सामने वाले नहीं रोकेंगे, और यदि रोकेंगे तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये है सेक्शन 43B, मैजिकल सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत। बात समझ में आई?